अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब आप देखते हैं तो आप उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस में देखते हैं। आप देखते हैं कि एक गाड़ी जो एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट हाईवे पर जाती है, एक स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करती है। और आप देखते हैं कोई इंसेक्ट जब किसी फ्लोर पर मूव करता है, उसकी मोशन और उसका पाथ वगैरह जो है वो डिफरेंट होता है गाड़ी के पाथ से, जो एक स्ट्रेट हाईवे पर गाड़ी जा रही हो उससे। इसी तरह से आप देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, या आप समझते हैं, आपने सुना भी है, आप पढ़ चुके हैं कई बार कई टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। आप एक इलेक्ट्रॉन की मोशन को देखते हैं। जब आप उस इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टडी करते हैं एक कैथोड रे ट्यूब में, तो आप जानते हैं कि उसकी मोशन अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब एक स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को ही लिया जाए, जब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो उसकी मोशन कोई स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं रहती, बल्कि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ हमें हम उसको पाते हैं। इसी तरह से प्लानिटरी मोशंस को आपने देखा। आप बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखते हैं, आप इंसेक्ट्स को हम करते हुए, फ्लाई करते हुए देखते हैं एयर में। और आपने इन सारी मोशंस को डे टू डे लाइफ में ही ऑब्जर्व किया है। इनमें से इन सारी मोशंस को, जैसे आप देखते हो कि ये एक ही टाइप की मोशंस नहीं होती, ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होती हैं। और टाइप्स ऑफ मोशंस में हम सबसे पहले आज इस चैप्टर में मोशन इन वन डायमेंशन को स्टडी करने जा रहे हैं। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब सिंपल लफ्जों में एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करे तो वो मोशन इन वन डायमेंशन ही कहलाएगा। यानी ये कोई अलग बात नहीं है। आप इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मोशन, जब एक स्ट्रेट पाथ पर कोई पार्टिकल मूव करता है तो हम उस मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, और यहाँ पर हम उसको वन डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी मोशन को वन डायमेंशनल मोशन क्यों कहा जाता है। ये मसला है कि देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और आप इस स्ट्रेट लाइन पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, या मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मैं इस तरह से ले लेता हूँ। ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। क्योंकि ये सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है, तो अगर हम आपको इन पॉइंट्स की पोजीशंस इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कहें कि बताइए इस पॉइंट की पोजीशन क्या है और इस पॉइंट की पोजीशन क्या है पॉइंट बी की, और इस पॉइंट सी की पोजीशन क्या है, तो आप इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये बता सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट जो है, हम इसको ओरिजिन या इसको ओ से हम शुरू करते हैं। आप कहेंगे, हम यहाँ पर डिनोट करेंगे इसको ओ से, लेटर ओ से, ये ओरिजिन कहलाएगा जैसे कि आप जानते हैं। और आप सीधे ही हमसे कह सकते हैं कि पॉइंट ए इज 1 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट बी इज 2 centimeters away from the origin in the same on the same straight line, and point C is suppose 3 centimeters away from the origin on the same straight line। मतलब ये हुआ कि जब आप इन पॉइंट्स के पोजीशंस बताते जाएंगे, आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और वो है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर हैं ये सारे पॉइंट्स, तो आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आपको जरूरत पड़ेगी। आप कह सकते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, या मान लीजिए x1 है, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x2 है, और इसका कोऑर्डिनेट जो है वो x3 है। और आपने इन पॉइंट्स को बखूबी डिफाइन किया, या आपने इनकी पोजीशंस को डिस्क्राइब किया इन टर्म्स ऑफ वन कोऑर्डिनेट ओनली। अब जरा बात को इस तरह से कहेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो है, इनिशियल कोऑर्डिनेट दैट इज x1, और ये पॉइंट मान लीजिए इसी एक्सिस पर, इसी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, और ये यहाँ पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है ना। या पार्टिकल पोजीशन ए से, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, और ये पार्टिकल अपनी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आ गया। अब अगर इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट x1 है, तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट x2 होगी। अगर आपने देखना होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या है,
फ्रॉम ए टू बी, आप कहेंगे शाबाश इसकी एक्स कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 यानी फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन इसकी b है, इनिशियल पोजीशन a है, और पोजीशन b पर इसकी कोऑर्डिनेट, पोजीशन a पर इसकी कोऑर्डिनेट x1 है और पोजीशन b पर इसकी फाइनल कोऑर्डिनेट x2 है। तो ये आप कहेंगे कि भाई दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस पाथ a टू b, ये a टू b डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1। और आपने देखा कि यहाँ पर जब आप इसकी पोजीशंस को दिखा रहे हैं, जब आप इसकी मोशन को भी दिखा रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, चूंकि ये पार्टिकल सिर्फ a टू b से मूव हुआ है अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लीजिए अगर ये x एक्सिस पर मूव हुआ है तो आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। और हमेशा ही इसके ऐसे केस में इसका पाथ जो होगा वो एक स्ट्रेट पाथ होगा, भले ही ये पार्टिकल अगर y एक्सिस के अलोंग भी मूव करें। मान लीजिए अगर ये यहाँ से भी मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो भी इसकी सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है और वो है y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी आप किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, एक सिंपलेस्ट केस ऑफ मोशन ये आ जाता है कि पार्टिकल इस तरह से मूव करें कि सिर्फ उसकी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, इसकी बाकी कोऑर्डिनेट जो है वो अनचेंज्ड रहे। मैं इस चीज को इस तरीके से दिखा सकता हूं ताकि थोड़ा सा बेटर व्यू आपको इसका मिले। मान लीजिए कि आपके पास तीन एक्सिस हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब ये थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस बेसिकली आप यहां से मान सकते हैं इस तरह से, लेकिन बोर्ड पर हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है पॉइंट ए, और इस पॉइंट ए की अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी इसकी होगी, ठीक है ना, और यहाँ पर इसकी कोई वाई कोऑर्डिनेट भी होगी, इसकी कोई ना कोई जेड कोऑर्डिनेट भी होगी। चलिए हम मान के चलते हैं इसकी एक्स कोऑर्डिनेट है x1 और इसकी वाई कोऑर्डिनेट है y1 और इसकी जेड कोऑर्डिनेट है मान लीजिए z1। अब अगर ये पार्टिकल a, जो पॉइंट ए पर जो पार्टिकल है, अगर ये अपनी पोजीशन ए से मूव करे और कहाँ जाए, और अगर ये इस तरह से पोजीशन बी की तरफ गया मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट जो थी एक्स कोऑर्डिनेट वो x1 थी, तो क्या यहाँ पर भी इसकी वही कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वैसी ही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या एक्स कोऑर्डिनेट वही है या चेंज हो गई, आप देख रहे हैं अब यहाँ पर इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और है। अलोंग एक्स एक्सिस ये पार्टिकल मूव हुआ है, ये देखिए इसकी मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस, या मान सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लिहाजा इसकी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गई। लेकिन क्या इसकी वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुई है? नहीं। अगर यहाँ पर आप देखें कि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो एक वाई कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिलेगी इसकी, और यहाँ पर भी इसकी वही वाई कोऑर्डिनेट है, यानी इसकी x कोऑर्डिनेट पहले क्या थी x1, अब क्या है x2, तो यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट्स होंगी, x कोऑर्डिनेट है x2 लेकिन y कोऑर्डिनेट वही रही जो थी, और मान लीजिए कि z कोऑर्डिनेट भी इसकी वही रही, क्योंकि मान क्या लेना है वो तो है ही कि z कोऑर्डिनेट भी इसकी चेंज नहीं हुई, बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग just along x-axis or parallel to x-axis, so it changes only one of its coordinates out of these three coordinates, and the other two coordinates say y and z remain unchanged। वैसे मूव करने के लिए अगर हम कहेंगे तो कहने के लिए ये भी, ये पार्टिकल जो है ये y एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है, तब इसकी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगी, सिर्फ इसकी y कोऑर्डिनेट चेंज होगी। इसी तरह से ये अलोंग z कोऑर्डिनेट भी मूव कर सकता है ताकि इसकी x एंड y चेंज ना हो और सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज हो। गर्ज ये कि जब एक पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि just only one of its three coordinates will change while as the other two coordinates will remain unchanged, then it is said then one dimension is enough to describe its motion, its new position। तो इसकी इस पोजीशन, नई पोजीशन को, इसकी किसी भी पोजीशन को, किसी भी पॉइंट पर इसकी पोजीशन को, चेंज होती हुई पोजीशन को या इसकी ओरिजिनल पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, इसको बाकी कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। इफ इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से हम इसकी पोजीशंस, नई और पुरानी पोजीशंस को लोकेट, डिफाइन, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट के जरिए हम उसकी मदद से ही इसकी पोजीशन को बता सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टिकल किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव करे या पैरेलल टू दैट एक्सिस मूव करें, मतलब ये हुआ कि जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ए टू बी ये पार्टिकल मूव हुआ है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और जब तक इसने एक स्ट्रेट पाथ ले लिया, जब इसने एक स्ट्रेट पाथ ले लिया फ्रॉम ए टू बी, तो इसकी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होती हुई हमें नजर आई। इसी तरह से ये स्ट्रेट पाथ अगर इस तरफ से लेगा यानी अलोंग वाई एक्सिस लेगा, तब भी इसकी सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये अलोंग जेड एक्सिस ही स्ट्रेट पाथ लेगा, तब भी इसकी सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए। जब भी ये इस तरह से मूव करे कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, और हम उस स्ट्रेट लाइन मोशन में इसकी डिफरेंट पोजिशन को बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन कोऑर्डिनेट ओनली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये इस तरह से मूव करें कि only one of its coordinates will change while as the other two coordinates will remain unchanged, then this sort of motion or type of motion is called one dimensional motion. And one dimensional motion is essentially a straight line motion or a rectilinear motion. वन डायमेंशनल मोशन वो मोशन होती है जिस मोशन में एक पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ में जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में जाता है, और वो स्ट्रेट पाथ अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस भी हो सकता है। गर्ज ये कि वो एक स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, और ऐसे स्ट्रेट पाथ पे जाने से क्या होता है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल की चेंज होती है, पर जबकि बाकी दो अनचेंज्ड रहती है। या फिर इस तरह से कहेंगे कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट काफी होती है इसकी इस मोशन को बताने के लिए, इसकी पोजीशन इसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन। अब आपको समझ में आया होगा इस मोशन को वन मोशन इन वन डायमेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डायमेंशन यानी एक कोऑर्डिनेट यानी हमें पता जरूरत चाहिए, जरूरत होती है इसकी पोजीशन जो है वो बताने के लिए। अब इसी तरह से अगर ये पार्टिकल मान लीजिए जिस तरह से यहां पर मूव हो गया, मैं इसकी मिसालें आपको दे सकता हूं। आप जानते हैं मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताई थी कि अगर एक स्ट्रेट पाथ पर अगर एक स्ट्रेट पाथ पर मान लीजिए एक हाईवे पर एक गाड़ी जा रही हो, अगर एक हाईवे पर एक गाड़ी जा रही हो, एक स्ट्रेट पाथ पर एक गाड़ी जा रही हो, तो उस स्ट्रेट पाथ पर आप अगर मान मान के चलें कि बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ ले लिया इस गाड़ी ने, तो आप इसकी मोशन को एक वन डायमेंशनल मोशन मान सकते हैं। यहां पर ऐसी मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट भी आता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है जिसका साइज बहुत छोटा हो और जिसको हम एक पॉइंट साइज का माने, नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसका साइज नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि अभी मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, एक बस की एग्जांपल दी, ठीक है ना। अगर एक गाड़ी एक बस को आप देखें तो इसकी एक लेंथ होती है अपनी, इसकी एक डायमेंशंस होती है, लेकिन जब इसका साइज कुछ ना कुछ बहुत ही कंसिडरेबल साइज इस गाड़ी का हो सकता है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को एक हाईवे पर डाल देंगे और वो हाईवे को ट्रैवल करेगी, सपोज अगर इसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किए, तो इस डिस्टेंस के मुकाबले में जो डिस्टेंस इस गाड़ी ने ट्रैवल की, इस डिस्टेंस के मुकाबले में इसका साइज क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। तो हम इस गाड़ी को यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। गर्ज ये हुआ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका साइज नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, ठीक है ना। हमें इसके साइज को कंपेयर करना है किसके साथ, डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल की इसके साथ। तो इसके आप देखिए अर्थ पर, अर्थ से बड़ी बॉडी तो कोई नहीं हो सकती, जमीन पर जमीन से बड़ी बॉडी कोई चीज नहीं है, जमीन से भी बड़ी जमीन जो जमीन पर ही हो, ठीक है ना। तो अगर हम अर्थ पर है तो यहाँ पर हम अगर अपनी बात करें, अर्थ की बात करें और बाकी चीजों की बातें बातें करें, तो हमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, दैट इज अर्थ इटसेल्फ। लेकिन जब ये अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट में, तो जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है उसको तो 1 साल लगता है वो ट्रैवल करने में। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि डिस्टेंस कितनी रही होगी, जबकि स्पीड भी इसकी अच्छी खासी है, ठीक है ना। तो फिर आप जरा देख लीजिए कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा है, और जो यहाँ पर साइज है यानी अर्थ का साइज है वो उस डिस्टेंस के मुकाबले में कम है। लेंथ यानी जो सर्कमफेरेंस है उस ऑर्बिट का, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द अर्थ, जो कि 1 साल में ट्रैवल हो जाती है।
और फिर आप देखते हैं द साइज ऑफ द अर्थ दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस। तो इस मामले में हम कह सकते हैं दैट अर्थ इज व्हाट, इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ खुद भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन सकती है। तो हम जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब यही पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ अख्तियार करे, ले ताकि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दरपेश आए, जरूरत आए इसकी डिफरेंट पोजीशंस को या इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये मोशन जो है इट इज अ मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है कि नहीं? तो इसकी एग्जांपल्स में हमने कहा कि अगर एक बस है तो वो ये बस यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई। अगर ये एक हाईवे पर जा रही है और हाईवे का जो उस हाईवे की लेंथ है, जो डिस्टेंस इस बस ने ट्रैवल की, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और बस का साइज उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम कहेंगे कि भाई ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ने एक स्ट्रेट हाईवे पर एक स्ट्रेट पाथ डिस्क्राइब किया और ये रेक्टिलिनियर मोशन, ये एक वन डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह से एग्जांपल हो सकती है कि जब आप एक कैथोड रे ट्यूब ले लेते हो, आपने पढ़ा होगा कैथोड रेज, तो कैथोड रेज की डिस्कवरी में पढ़ा होगा आपने कि कैथोड रेज का जो ट्यूब होता है, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, उसकी लेंथ मीटर्स में होती है वो, ठीक है ना, वो लेकिन यहाँ पर जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है कैथोड से कहाँ, एनोड की तरफ, और इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, इसने ट्रैवल की डिस्टेंस 1 मीटर, 1.5 मीटर्स और सो, ठीक है ना। तो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है, ठीक है, वो मीटर्स में, लेकिन जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, उसका साइज क्या है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। सो एंड इट ऑलवेज ट्रैवल्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम कैथोड टू एनोड। आप जानते हैं कि पाथ इलेक्ट्रॉन्स का यानी कैथोड रेज का हमेशा ही क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब में वो स्ट्रेट ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है और ये एक वन डायमेंशनल मोशन है। और एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन में हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन a discharge in a cathode ray tube, in a cathode ray tube is one dimensional motion। तो ये मोशन भी एक वन डायमेंशनल मोशन है। तो अब यहां से आप सोच सकते हो खुद ही कि फिर टू डायमेंशनल मोशन क्या हो सकती है। देखिए, इसी मोशन को, इसी पार्टिकल की मोशन को अगर हम फिर से देखें तो मान लीजिए अब ये पार्टिकल इस पोजीशन से यानी पॉइंट ए पोजीशन से जब पॉइंट दूसरी पोजीशन की तरफ जाता है, तो मान लीजिए वो दूसरी पोजीशन इस तरफ है यानी पॉइंट बी यहां पर है। तो जरा हम देखें कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर चेंज होते हुए हमें नजर आते हैं, ठीक है ना। क्या आप इस मोशन को या इसकी दूसरी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या आप इसको, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से? देखिए, अगर मैं इस तरह से इस बोर्ड पर एक इस तरीके का एक यहाँ पर एक यहाँ पर मान लीजिए एक इसका एक हिस्सा काट लेता हूँ, ए पोर्शन, और अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट करूँ, यहाँ पर डाल दूं, तो क्या हम इन सारे पॉइंट्स की पोजीशन सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की मदद से बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप यहाँ पर इस पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोजीशन सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से नहीं बता सकते। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है, यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, चूंकि ये प्लेन पर है, ये एक सरफेस पर है, इस बोर्ड की सरफेस पर ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर है पॉइंट ए, तो इसकी आप कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, ऑफ दिस और दिस पॉइंट। तो पॉइंट ए, तो अगर ये पार्टिकल है और एक पार्टिकल इस पोजीशन से, पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाता है, तो आप देखिए यकीनन इसकी पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गई। अगर यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट x1 थी, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इसकी क्या है, x2। फिर यहाँ पर इसकी y कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये है y1, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी y कोऑर्डिनेट जो है, यहाँ पर जो इसकी y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है y2। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसकी x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गई और इसकी y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गई। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या थी, x1, और y कोऑर्डिनेट क्या थी, y1। और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या थी, x2, और y कोऑर्डिनेट y2। लेकिन z कोऑर्डिनेट यहाँ और यहाँ सेम रहेगी। why? Because the particle is not actually moving along z axis, it is moving on this plane in between, in the plane, in this xy plane, ये इस xy plane में ही मूव कर रहा है, ठीक है ना। जब एक पार्टिकल की इस तरह से दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए, ठीक है ना, और तीन कोऑर्डिनेट्स में से दो कोऑर्डिनेट्स अगर इसकी कम से कम चेंज हो जाए, यानी दो कोऑर्डिनेट्स अगर इसकी चेंज हो जाए और एक कोऑर्डिनेट जो है वो अनचेंज्ड रहे, ठीक है ना, तो हम इस मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं, क्योंकि इस मोशन को पता लगा सकते हैं हम
डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस पार्टिकल की नई पोजिशन को हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, विद द हेल्प ऑफ टू चेंजिंग कोऑर्डिनेट्स। वो दो कोऑर्डिनेट्स जो चेंज होती जा रही हैं जैसे जैसे ही ये पार्टिकल नई पोजिशन ले रहा हो, ठीक है ना। तो इसकी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होती रहेंगी और हम इस मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते रहेंगे। आप देख लीजिए, एन इंसेक्ट, द मोशन ऑफ एन इंसेक्ट, आप कह सकते हैं एक मोशन किसकी, इंसेक्ट की। कहाँ, एक मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन ए फ्लोर, एक फ्लोर पर अगर एक इंसेक्ट देखा जाए तो वो इंसेक्ट कैसे मूव करता है, ठीक है ना। उसके नई नई पोजिशन हो सकती हैं, ठीक है, उसके पाथ उधर इधर हो सकते हैं, यानी वो स्ट्रेट पाथ नहीं हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा ही दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसकी हर एक पोजीशन को लोकेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन, इट्स अ मोशन इन टू डायमेंशंस, ठीक है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई क्या फिर और केसेस हो सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशन के। देखिए, जब भी मोशन इन टू डायमेंशन होती है हम इसको दूसरा नाम देते हैं मोशन इन प्लेन, क्योंकि ये हमेशा ही एक प्लेन में हो रही होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रही है। इसी तरह से अगर हम इस तरह से कहें कि भाई हमने एक बॉल उठाकर यहाँ से उठाकर फेंक दिया और जैसे बॉल ऊपर चला गया और फिर वो ग्रेविटी में नीचे आ गया, तो आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन, यहाँ पर बॉल थी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी भी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रही हैं और हर एक पोजीशन को बताने के लिए हमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक मोशन इन प्लेन है, यानी ये भी टू डायमेंशनल मोशन ही है। इसी तरह से मोशन इन ए सर्कल, इन एन इलिप्टिकल पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ, ये सब मोशंस जो है मोशन इन टू डायमेंशंस है, ठीक है। तो फिर क्या थ्री डायमेंशनल मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होती हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे आप किसी इंसेक्ट को उड़ते हुए देखते हैं, व्हेन यू फाइंड एन इंसेक्ट हमिंग और फ्लाइंग इन एयर, जैसे आप एक मान लीजिए एक मॉस्किटो ये हवा में मूव कर रहा होता है, तो इसकी मोशन में आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक इस तरीके के स्ट्रेट पाथ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ से भी एक इस तरीके के स्ट्रेट पाथ पर भी नहीं जाएगा, या जेड एक्सिस के अलोंग ही सिर्फ नहीं जाएगा, ये सिर्फ यहाँ से नहीं जाएगा कि टू डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब करे जैसे एक इंसेक्ट फ्लोर पर जा रहा हो। नहीं, जब ये हवा में मूव कर रहा हो तो इसकी दो तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकती हैं। अगर आप देखें कि मान लीजिए हमने एक पतंग उड़ाई है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से एक पतंग, यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं या यहाँ पर पतंग उड़ाने वाला है और ये एक पतंग उड़ा रहा है, तो ये आपकी पतंग है। तो देख लीजिए ये धागा है, तो आप देख लीजिए जब ये पतंग यहाँ जा रही हो तो इसकी कितनी कोऑर्डिनेट चेंज हो रही हैं, दो। तो लेकिन क्या ये पतंग ऐसे सीधे जाएगी? नहीं, जब ये उड़ेगी, जब ये ऊपर जाएगी इस तरह से, तो ये इस तरह से भी आ सकती है, इसकी मोशन इस तरह से जा सकती है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ दो कोऑर्डिनेट के साथ साथ ये जेड एक्सिस वाली कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रही है। तो इसी तरह से जो इंसेक्ट फ्लाई कर रहा हो इसमें हवा में, उसकी भी तीन कोऑर्डिनेट चेंज होगी। एक काइट को अगर हम फ्लाई करवा रहे हो तो वहां भी हमारे तीन कोऑर्डिनेट चेंज होती हैं। तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से वन डायमेंशनल मोशन पर जो यहाँ पर हमारा हमें आज पढ़ना है, तो वो यही है कि वन डायमेंशनल मोशन पर ही हमें ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। इनको हम बाद में भी देखेंगे ये थ्री टू एंड थ्री डायमेंशनल मोशंस को, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन हमने देखा ये प्योरली एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है जिसको हम नॉर्मली रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। और जब भी कोई पार्टिकल हमें एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करता हुआ नजर आए इस तरीके से कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जरूरत पड़े उसकी डिफरेंट पोजीशंस को या उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पोजीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, या सिर्फ अगर उसकी एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होती हो ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो हम उस मोशन को वन मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे, ठीक है कि नहीं। ये इंट्रोडक्शन टू मोशन इन वन डायमेंशन था। तो इसके बाद इसके बारे में और चीजें और क्या चीजें हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं और इसका मैथमेटिक्स क्या है वो हम बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।